लेकिन सबसे पहली खबर पर आते हैं, और बड़ी खबर इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डॉक्टर्स डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ट्वीट आया, डॉक्टरों को खराज अकीदत पेश किया गया। लेकिन आज के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम तिब्बी सहूलियात की बात करते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो एक बड़ा सवालिया निशान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। कोविड और प्री और पोस्ट कोविड के दौरान अगर अनथक कोशिशें की गई, लातेदार मशीनरी लाई गई, लेकिन आज के दिन में वेंटिलेटर से लेकर फिजिकल और दीगर इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आज भी इस चीज की कमी है। रिसर्च कितना हो रहा है वो सबके सामने, लेकिन आज की अहम खबर डीआरडीओ अस्पताल, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोविड के दौरान डीआरडीओ अस्पताल का कयाम अमल में लाया और श्रीनगर के अंदर भी डीआरडीओ का अस्पताल बनाया गया, जिसने कोविड के दौरान काफी हद तक अपनी खिदमत अंजाम दी। लेकिन अब खबर यह है कि डीआरडीओ ने अगर जिस अस्पताल को जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया, लेकिन आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स डे की, तो इस अस्पताल पर ताला है। ताला क्यों है? आज तक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी लैतुलैल से काम कर रही है। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे श्रीनगर हमारे साथ हिलाल हांजरी ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, एक तरफ से डॉक्टरों की पीठ थपथपाई जा रही है, एक तरफ से उनकी खिदमत को याद किया जा रहा है, एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, कसीदा गोई हो रही है, दूसरी तरफ से ये एक तलख हकीकत है कि बुनियादी ढांचा ना के बराबर, और अगर बना भी है तो आज के दिन में या तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को फुर्सत नहीं या नोटा नोटी में साला निकल जाते हैं। बिल्कुल गौहर, जिस हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया वहां पर तकरीबन 350 के आसपास जो डॉक्टर्स प्लस पैरामेडिक्स और बाकी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनकी तैनाती 1 साल पहले अमल में लाई गई थी। लेकिन आज जब डॉक्टर्स का आलमी दिन मनाया जाता है तो आज ही के दिन इन डॉक्टरों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सटेंड नहीं हो पाया अभी तक। हालांकि सरकार इस पे सोच रही है कब उस पर एक्सटेंशन दिया जाएगा या ना दिया जाएगा, ये सब कुछ इख्तियार सरकार के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को इख्तियार हासिल है। लेकिन अभी तक हम यही कह सकते हैं कि कल 31 जून उनका आखिरी दिन इस हॉस्पिटल के अंदर इस वजह से था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कल तक ही था। और ये जो 300-350 के आसपास स्टाफ है, इसमें 28 डॉक्टर्स हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियंस भी हैं, फिजिशियंस भी है, एनेस्थेसिस्ट भी है, और उसके साथ साथ जो मेडिकल ऑफिसर्स वो भी है। 119 नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट 39 हैं, एनेस्थेसिस्ट टेक्नीशियन जो है वो 36 है, लैब टेक्नीशियन 12 है, नर्सिंग सुपरवाइजर 13 है, एक्सरे टेक्नीशियन 8 है, नर्सिंग ऑर्डरलीज 106 है, सैनिटरी वर्कर्स 104 है। तो कुल मिलाकर 300 से प्लस जो है ये तादाद है। लेकिन आज की डेट में इस डीआरडीओ हॉस्पिटल की हालत क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हुआ, क्योंकि ये हॉस्पिटल बिल्कुल इमरजेंसी बुनियादों पर उस वक्त अमल में लाया गया था जब यहां पर कोविड का ग्राफ काफी ज्यादा था, और उसके बाद जो है मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इस हॉस्पिटल का कयाम डीआरडीओ की जानब से अमल में लाया गया था। लेकिन जब 1 साल बीत गया, डीआरडीओ ने ये सारी प्रॉपर्टी जो है स्टेट यूनिट जो है या यूनियन टेरिटरी अथॉरिटी जो है उनको सौंप दिया है और कहा है कि आप जिस तरह से इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उस हिसाब से आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर क्या है वो बड़ा अहम है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अहम कैसे है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर 150 के करीब 150 वेंटिलेटर्स है। ये वो वेंटिलेटर्स है जो किसी की जान बचा सकते हैं। सोरा हो, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, आए रोज यहां पर पेशेंट्स को बारी बारी या वेट करना पड़ता है, सिफारिशें लानी पड़ती है कि उनके पेशेंट को वेंटिलेटर पर जगह दी जाए, क्योंकि वेंटिलेटर सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से कई सारे अमराज जो है, कई सारे मरीज जो है वो वेंटिलेटर न मिलने की वजह से मर जाते हैं। लेकिन डीआरडीओ हॉस्पिटल में 150 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आपके पास स्टाफ भी है, आपके पास नर्सिंग स्टाफ भी है, आपके पास क्रिटिकल केयर भी है, लेकिन इस्तेमाल नदारत क्यों नहीं हो रहा है यह सवाल उठ रहा है। क्योंकि आप जब स्टेट अथॉरिटीज के पास ये इक्विपमेंट है और हमारे पास जो जराये के हवाले से आदा शुमार मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ 140 के करीब वेंटिलेटर्स बल्कि 2 वेल एस्टैब्लिश्ड ऑक्सीजन प्लांट, सीटी स्कैन जो कि बहुत बड़ी मशीन है और महंगी मशीन भी होती है वो भी यहां पर है, HFNO मशीन, NIV मशीन, हाई क्वालिटी लैब,
500 बेड्स, पोर्टेबल टू एक्सरे और उसके साथ साथ जो एलाइड चीजें हैं वो यहां पर है। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है। अब जरूरत है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज यात्रा चल रही है। यहां जो 300 प्लस आपका स्टाफ है, उसमें 50% स्टाफ मेडिकल कॉलेज को डेप्यूटेशन पे भेज दिया गया है, लेकिन 50% यहां पर है, लेकिन पेशेंट कोई नहीं आता है और इस स्टाफ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जबकि आज जब यात्रा पे डॉक्टरों की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट से, सब डिस्ट्रिक्ट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर को लाया जाता है, दीगर अस्पतालों से डॉक्टर्स को लाया जाता है और उन्हें यात्रा ड्यूटी पे भेजा जाता है, लेकिन यहां पर जो अमला था उनसे काम नहीं लिया गया। ये भी की बात है, क्योंकि गांव देहात में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। 500 बेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, करोड़ों रुपया इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया और हमारी नजरों से ओझल है, एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों से ओझल है फिलहाल। लेकिन जब मैं ओवरऑल जो एंटायर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, कुपवारा, केरन, गुरेज से लेकर लखनपुर तक की बात करूं, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास पीएचसी है, सीएचसी है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, बड़े छोटे अस्पताल है, आयुर्वेदिक सेंटर्स है, एलोपैथिक सेंटर्स है, तो एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन हो सकती है। लेकिन आज जब हम डॉक्टरों के दिन पर कसीदा गोई कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आज के दिन बजाय कसीदा गोई की हमने सीरियस स्टेप्स मूव फॉरवर्ड के लिए देखने पड़ेंगे, ताकि एक निजाम बन पाए उस तरीके का जो रियासत के बाहर है, जहां पर डॉक्टर आपको सरकारी अस्पताल के अंदर 24/7, पैरामेडिक्स 24/7, नर्स 24/7 मिलती है। वहां पर अगर आप अकेले भी जाएंगे तब भी आपका इलाज वैसे ही होगा। अगर आप 3 लोग होंगे तो जरूरत किसी की नहीं होगी। हमारे पास 10 लोग अस्पताल के अंदर होते हैं, लेकिन परेशान होते हैं कि क्या डॉक्टर साहब टाइम पर आकर देखेंगे। यह भी तो बुनियादी सवाल आज के दिन में है। नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस तरह की चीजें एक मैनेजमेंट क्राइसिस का हिस्सा होती हैं, लेकिन इसमें भी हम डॉक्टरों की जिम्मेदारियों को जब हम देखते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन किसी भी जगह पर अगर ड्यूटीज का सही इस्तेमाल नहीं होता है, कानून का सही नहीं इस्तेमाल होता है, तो वहां पर एनफोर्स किया जाता है और उसमें स्टेट अथॉरिटीज जो है उनके पास इख्तियार हासिल है कि वो किस तरह से निजाम को चलाना चाहेंगे। जो हमारे पास अभी मौजूद स्टाफ है डॉक्टर्स की, इसमें कोई शक नहीं कि एमबीबीएस करने से पहले जब वो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उस वक्त उनके जज्बात बहुत अच्छे होते हैं, ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद जज्बात और ख्यालात यकसर बदल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टेट के पास एक अथॉरिटी भी होती है कि वो इन्हें स्ट्रीमलाइन करे, और सभी डॉक्टर्स ऐसे भी नहीं है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। लेकिन जहां तक हम इस स्पेसिफिक हॉस्पिटल की बात करते हैं, उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्टेट अथॉरिटी ने, यूटी अथॉरिटी ने फिर सोचा था कि जब कोविड डिक्लाइन हुआ और उसके बाद यहां पर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफंक हुआ है, तो उसके बाद इन्हीं डॉक्टर्स को बराई को लाते हुए हम इस अस्पताल को इन्फेक्शियस हॉस्पिटल बनाएंगे, यानी इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, जो स्पेसिफिक अस्पताल होगा, जहां पर मलेरिया का इलाज किया जा सकता है, जहां पर टीबी का इलाज किया जा सकता है, जहां पर वायरल डिजीज, जो ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं, तो उन पेशेंट्स को इलाही तौर पर यहां पर जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अस्थमा से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें यहां पर शिफ्ट किया जा सकता था, और जो वेंटिलेटर्स है यहाँ 140 के करीब, उनका इस्तेमाल भी अगर लाया जाता तो उससे इंसानी जानें बच सकती थी। तो इस वक्त कमी यही है कि जो आला अथॉरिटीज है, जो हुकूमती स्तर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के पास जो अभी ये प्लान है कि अब इससे जो है इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इस पर अगरचे काम बहुत पहले हुआ होना चाहिए था, वो अभी उस पर नहीं हो रहा है, बल्कि अभी भी वो सोच विचार में है कि क्या वो इन डॉक्टर्स को एक्सटेंड करेंगे इनके कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि यहां पर इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाया जाए और उससे लोगों की बड़ी आबादी को फायदा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया जी, आज के दिन यह गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हिलाल हांजुरी श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे बात।